जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मध्यकालीन भारत का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं हिस्ट्री का, जिसमें हम बताए थे अरब आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण जो भारत पे किया था, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझाए थे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको मध्यकालीन भारत की हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उसमें मिल जाएगा। उसको हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम जो पढ़ेंगे दिल्ली संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली संतुलन जो स्टार्ट होता है ये 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 में चलता है। तो ये लगभग 520 वर्ष तक शासन करता है। इसमें कितना शासक आता है? तो इसमें ये होता है 5 शासक आता है। कितना इसमें एम्पायर आता है? इसमें 5 डायनेस्टी आता है। इसमें पहले आता है गुलाब वंश आ जाता है, उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। देखो, इसको याद करने का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो फिर तुगलक और सैयद लो। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में? आज पढ़ेंगे गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। ये कब से कब तक चला था? 1206 से 1290 के बीच चला था। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। और अब फ्रेंड, आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बनाना है कि उलू खां का उपाधि किसने दिया था बलबन को? ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, इसमें गुलाम वंश जो चलता है 1206 से 90 तक चलता है। इसमें टोटल जो होता है 11 शासक होता है। कितना होता है? 11 होता है। इसमें सभी का नाम यहाँ पे मेंशन किया है। कुतुबुद्दीन हो गया, आराम शाह हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रुकनुद्दीन फिरोज हो गया, फिरोज शाह हो गया, उसके बाद रजिया हो गया। ये पहली महिला शासिका था जो दिल्ली सल्तनत राज किया था। उसके बाद बहराम शाह हो गया, उसके बाद अलाउद्दीन महमूद हो गया, नसरुद्दीन महमूद हो गया, उसके बाद बलबन हो गया, कैकुबाबाद हो गया, उसके बाद शमसुद्दीन कैमूर। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था यही शमसुद्दीन कैमूर। ये कब तक रहा था? ये 1290 में ही खत्म हो गया था, जिसका शासन ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था। और उसमें सबसे कम शासन जो रहा था इसका रहा था आराम शाह का। ये मात्र 8 महीना का शासक रहा था। इसका कितना महीना का रहा था? 8 माह का। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश का जो पहला सुल्तान था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाम था, लेकिन ये मोहम्मद गौरी के साथ ही युद्ध में भाग लेने के लिए जाता था, सेनापति का भूमिका निभाता था। जिस तरह बाहुबली में आप देखेंगे कटप्पा का भूमिका निभाता था, उसी प्रकार इसका भी था। जब उसका मृत्यु के बाद सबसे श्रेष्ठ था, इसी को ये बनाया गया था शासक, ठीक। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट कर वापस अफगान गया, उसे भार उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उनका नाम से शासन कर सके। तो बताए थे मोहम्मद गौरी जो पहले वाला हम बताए थे, वो लूटपाट के यहाँ से चला गया और ये जो छोड़ गया था यहाँ किसके हाथों पे छोड़ गया था? जो उसका दास था, जो गुलाम था, उसी के हाथों पर ये छोड़ के चला गया। इसीलिए इसको दास वंश भी बोला जाता है, ममलूक वंश बोला जाता है, गुलाम वंश कहा जाता है, ठीक। ये ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ था। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो इसे बोल सकते हैं मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो यहाँ पे इसका सत्ता जो बढ़िया से संभाला वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसने गुलाम वंश का स्थापना की थी। तो ये ध्यान रख रहे। देखिए, मलिक और शिल्पकार की उपाधियों के साथ ही ये शासन किया था। ये जो था सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। देखिए, सुल्तान एक धार्मिक पद होता है जिसको जिसको पद लेने के लिए सबको अगर तुमको अगर सुल्तान सबको अगर जनता मानना है तो आपको खलीफा से पद लेना पड़ता है। ये खलीफा कहाँ बैठता था? ये बैठता था तुर्की में। ये खलीफा वो होता है जो इस्लाम धर्म का जो प्रवर्तक होता है, उसका जो भगवान होता है उसका सबसे करीबी होता है। अगर उसने सुल्तान का उपाधि दे देता है खलीफा, तो सब उसको मानने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसने खलीफा का उपाधि धारण नहीं किया था, सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। तो ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ क्या रखा था? मलिक और शिल्पकार ही रहकर ये उपाधि धारण करके ये शासन किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जानते हैं गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको कौन कौन सा उपाधि दिया था। देखिए, इसको बहुत ही दान करता था, इसीलिए इसको बोलता था लाख बख्श कहा जाता था। उसके बाद हातिम ताई कहा जाता और कुरान खान में इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको कुरान जो था ये पूरा मुजमानी याद था, इसीलिए इसको कुरान खान में कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ऐबक के दरबारी विद्वान कौन कौन सा था? ऐबक का दरबारी विद्वान 2 था। एक था कौन? हसन निजामी और फक्र ए
मुदाबिर, तो ये दोनों था, ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो फोटो दिख रहा है ये कुतुब मीनार का फोटो जो दिल्ली में स्थित है। इसका अभी जो स्टार्ट किया था बनाने का, जो निर्माण का, जो इसमें पहली बार जो रखा था आधारशिला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम, कुतुब मीनार का नाम जो था उसका संत था, उसका नाम था सूफी संत। ये अपने नाम से नहीं रखा था, इसका संत था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसलिए इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि कुतुब इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। इसमें क्या होता है, इसका जो आधारशिला रखा था इसने रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किया था कितने, इल्तुतमिश ने। इसमें देखिए कंडीशन क्या था, इसमें बिजली गिर गया था। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कुतुब मीनार की 2 मंजिलें थे। पहले कितना मंजिल था, 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इस मंजिल के शीर्ष पर बिजली गिर गया था, जाने के कारण इस शीर्ष का पुनर्निर्माण किया, जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वही फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जब अरब आक्रमण हम बताए थे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ही था। तो ये ध्यान रखना, तो उसी ने इसको मतलब एक मंजिल और बनवाया था जब भी बिजली इस पर गिर गया था। तो अंतिम जो इसको जो पूरा किया था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, निर्माण कार्य में इसका 2 इम्पोर्टेंट है, जो दोनों यहाँ पे दिख रहा है। निर्माण कार्य में इसका पहला देखे तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ है, ये दिल्ली में है। और कुतुब मीनार भी कहाँ है, दिल्ली में है। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन में बना था, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसीलिए इसको बोलता है 2.5 दिन का झोपड़ा ही बोला जाता है। ये कहाँ है, राजस्थान में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ये कहाँ पे है, राजस्थान में, दिल्ली में। तो दोनों याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मरा था ये 1210 में मरा था। 1206 में इसका स्थापना किया था और 4 साल में ये मर गया था। ये कैसे मरा था, चैगान खेलते समय ये गिर गया था घोड़े से। चैगान वही होता है जो घोड़े पे चलकर एक गेंद को मारता है, तो उसको चैगान बुलाते हैं। इसे यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ते हैं। 1210 ईस्वी में लाहौर में चैगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु हो गई। जब घोड़े से गिरो तो इसको क्या कि घोड़ा दाब दिया था, मतलब घोड़ा खान दिया था और इसका मृत्यु हो गया था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसका मृत्यु किसके कारण हुआ था, तो घोड़े जब गिर गया था चैगान खेलते में, उसी इसको घोड़ा दाब दिया था और ये मर गया था। उसके बाद देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह, जो इसका अयोग्य था, 8 महीना तक ही शासन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आराम शाह, ये नाम का भी आराम था और काम का भी आराम था, को गद्दी के लाहौर की गद्दी पर बैठाया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीने तक शासन किया और 1211 में इसे इल्तुतमिश ने हटाकर खुद को अपना इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासन बन गया। तो इसको बाद जो कौन शासक आया था कुतुबुद्दीन के बाद, तो आया था वो आराम शाह आया था। उसके बाद कौन आया, इल्तुतमिश। ये अच्छा शासक था, अब चलेगा। इसके बाद इसका बेटी बनता है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश का शासन काल था 11 से 36 तक था। 1211 से 1236 तक था, क्योंकि 1210 में कुतुबुद्दीन का मृत्यु हो गया। उसके बाद 8 महीना ही रहा था कौन, आराम शाह। उसके बाद आया था इल्तुतमिश। देखिए ये अच्छा शासन था। ये जो होता है इसको ना गुलाम वंश का, जो गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको, गुलामों का गुलाम बोला जाता है। किसको, इल्तुतमिश को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम था और उसका गुलाम ये था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। तो ये ध्यान रखना। देखिए आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बन गया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। ये दामाद और गुलाम दोनों था, ये ध्यान रखना। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। बदायूं एक प्रांत था, वहाँ का ही सूबेदार था जब वो शासन में था। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उस समय जितना भी शासक था, उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस समय जो आराम शाह था, उस समय शासक था, मतलब इसका राजधानी लाहौर था, लेकिन ये पहला शासक था जो दिल्ली राजधानी लाया था। कितने, इस इल्तुतमिश ने। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि किस मतलब गुलाम वंश के किस शासक ने जो राजधानी था वहां से लाहौर से दिल्ली लाया था, तो किसने लाया था, इल्तुतमिश ने। देखिए इसमें इल्तुत और तो दिल्ली, इल्तुतमिश ने लो आता है और दिल्ली में भी लो आता है, तो इसमें ऐसे कनेक्ट करके रख सकते हैं। देखिए इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, और हम बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं किया था, लेकिन इसने किया था। बगदाद का खलीफा से मतलब इस संवैधानिक मतलब पद इसको लिया गया था, मतलब धार्मिक मतलब मान्यता इसको मिल गया था, तब इसको सभी सुल्तान बुलाया जाता है। क्योंकि जब तक खलीफा नहीं देगा तो तब तक सभी जनता नहीं मानेगा, ठीक। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बुलाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे बुलाया था, इल्तुतमिश को ही बुला था। वो दोनों तो महमूद गजनी हो गया, वो तो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो मार धारे करने में रह गया, लेकिन इसको अच्छा शासक जो
जो यहाँ पे माना जाता है उसको मानते हैं इल्तुतमिश को। तो यह ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं, जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगवर्नी पर आक्रमण किया, तब जलालुद्दीन मांगवर्नी ने इल्तुतमिश के शरण ली। मतलब जो आक्रमण किया था चंगेज खान ने, देखिए चंगेज खान के बारे में हम पढ़ेंगे, ये मंगोल था, ये बहुत ही खतरनाक शासक था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये क्या, जब यहाँ पे आक्रमण किया ना तो उससे लड़ने का कोई उस समय हिम्मत नहीं था किसी में, तो इसीलिए इसको शरण नहीं दिया, क्योंकि अगर वो ये इसको शरण देता इल्तुतमिश तो क्या करता, इसी पे हमला कर देता मंगोल सब, इसलिए इसने शरण नहीं दिया था। चंगेज खां के आक्रमण से रक्षा कर ली, मतलब अगर रखता तो क्या करता, ये आक्रमण करता और बहुत सा मतलब धन लूट लेता या तो राज भी कर सकता, इसीलिए इसने शरण नहीं दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग, मतलब 3 पर जो महत्वपूर्ण जो कर अंग था वो था एकता था, सेना था और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। तो ये ध्यान रखें, एकता देखिए क्या होता है, एकता प्रणाली धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, इसको बोलता था एकता, क्या बोलता था, एकता। उसके बाद सेना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्क के चहलगामी या 40 दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। तो उसी से मतलब इस शासन मतलब अच्छा से करता था। तो इसी में एक था बलबन जो आगे शासक बनेगा, और तुर्क के चहलगामी जो इसने गठन किया था इल्तुतमिश ने, तो बलबन ने इसको खत्म कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे बाद कोई मतलब इससे राजा बने। तो इसको खत्म किसने किया था, बलबन ने किया था, और स्टार्ट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश के समय प्रचलित सिक्के, देखिए सिक्के जो था टांका, ये चांदी का बना होता था। उसके बाद जीतल, जीतल ये तांबे का बना होता था। और इसमें ध्यान रखना है, एक टांका जो होता था 48 जीतल के बराबर होता था। एक जो टांका होता है ये 48 जीतल के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि इल्तुतमिश के समय जो चलता था टांका, ये टांका जो होता था, ये जो टांका जो चांदी का बना होता था कितने जीतल के बराबर होता था, 48 जीतल के बराबर होता था। जो टांका होता था चांदी का होता था, और जीतल जो होता है ये तांबा का होता था। ये दोनों ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट के फ्रेंड्स, अब इल्तुतमिश की प्रमुख विजय, मतलब कहाँ का ये जीत हासिल किया था। तो पहला देखते हैं 1215 में, तो तराइन का आप 2 युद्ध पड़े होंगे, 1191 में, 1192 में, जिसमें 1191 में बताए थे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो दूसरे में क्या हुआ था, छल के कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था 92 में। लेकिन ये तीसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1215 में। तो यही हम क्वेश्चन वोटर पोस्ट में डाल लेते हैं, वोटिंग पोस्ट में, तो उसमें बहुत सा लड़का सही मतलब दिया था आंसर। तो यहाँ आप जान लेते हैं 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन उद्दौला को पराजित किया, किसने किया था, इल्तुतमिश ने। उसके बाद 1217 में मंसूरा के युद्ध में नसीरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। याल्दोज कुवाचा, ये भी मंगोल से ही संबंध रखता था, याल्दोज कुवाचा। उसके बाद 1226 में बंगाल विजय की और वहां के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। तो ये कब क्या था, 1226 में। उसके बाद 1227 में सिंध एवं मुल्तान विजय नसीरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। उसके बाद 1226 से 31 तक राजपूतों का विजय हुआ। उसके बाद लास्ट जो है उसका 1235 में पंजाब के खोखरों के पर विजय हुआ था। देखिए खोखर जो था ये पंजाब में बसता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, खोखर किस क्षेत्र का था, उत्तर भारत का, पंजाब का था ये, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब इल्तुतमिश जब जीवित था उसने एक प्रथा चलाया था न्याय प्रथा। उसमें क्या होता था, अगर कोई लाल वस्त्र पहनकर अगर जो दरबार पे आता था उसको न्याय मिलना मतलब तय था। तो उसमें जब इसके मृत्यु के बाद उसमें क्या होता है, इसमें भी लिखा हुआ है, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए एक लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाया गया था। देखिए 1236 में इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो अपने जीवन काल में ही उसका जो बेटी था रजिया, रजिया देखिए ये बहुत ही निपुण था, मतलब ये सब कुछ जो जानता था राजा में गुण होना चाहिए, लेकिन उसका कारण क्या था, वो लड़की था, इसीलिए वो सही से शासन मतलब उसको नहीं मिला। अगर वो लड़का रहता तो बहुत अच्छा से वो शासन कर सकता वो, क्योंकि वो सब कुछ सिखाया था इल्तुतमिश ने अपने बेटी को। सुल्तान को अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया। जब उत्तराधिकार नियुक्त किया दिया अगला सुल्तान को, तो मतलब तो रजिया गुस्सा गई, क्योंकि रजिया को ही बोला था जब जिंदा था तो बोला था यही शासिका बनेगा। और वो इसके बाद देखिए क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदार जो उसमें गठित किया था चालीसा दल ने रजिया को शासन न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। तो इल्तुतमिश का ही छोटा बेटा था, लेकिन वो बेटा को बनाना नहीं चाहता था, बेटी को बनाना चाहता था। अब देखिए न्याय में क्या होता है, रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय मांग की, जो जनता के हस्तक्षेप के बाद शासिका बनी। तो ये पहली शासिका दिल्ली संतुलन में अभी तक का जो मतलब इस शासिका बना था महिला। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली महिला शासिका कौन था,
तो रजिया सुल्तान था, तो ये लाल कपड़ा पहन के जो प्रथा चलाया था उसका ये फ़ायदा उठा लिया और क्या हुआ ये, मतलब ये शासिका बन गया। तो ये ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, रजिया जब इसमें शासन बनता है तो बहुत सारे तुर्क होता है, इससे मतलब मतभेद होने लगता है और गैर तुर्क से जो संबंध बनाने लगता है ये, जिसके कारण जो ये तुर्क होता है उससे मतलब ये जलने लगता है और इसी की तरह किसी तरह चाहता है कि इसको हम गद्दी से हटा दें। अब देखिए रजिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए रजिया दिल्ली का प्रथम महिला सुल्तान थी। उसके बाद रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को से प्रसन्न करके आमिर एक आखुर, जिसको बोलता है अश्वशाला का प्रधान, नियुक्त किया। तुर्क अमीरों ने रजिया का जलालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैला दिया। देखिए महिलाओं को बदनाम करने में मतलब इसे बहुत आगे कर दिया था, मतलब इसको मतलब बदनाम के चलते मतलब इसको झूठों का खाली बदनाम कर दिया। अब क्या था नहीं था, इसको बदनाम कर दिया, मतलब किसी तरह इसको चाहता था कि सत्ता से हटा दे। उसके बाद देखिए रजिया तरफ हिंद के सूबेदार अल्तुनियास को पराजित हुई और अंततः दोनों से ने विवाह कर लिया। तो देखिए ये पंजाब का एक सूबेदार था, जिससे क्या हुआ, इसने मतलब चाहता था, देखिए यहाँ पे उस समय जो था शासिका ही बना था, इसके कंट्रोल में था सभी सेना, लेकिन वो सही से लड़ना नहीं चाहता, मतलब चाहता था कि किसी तरह हार दे दे। पंजाब का सूबेदार था, उसने क्या किया, इसको हरा दिया। हारता तो नहीं लेकिन इसका जो सेना था सही से लड़ा नहीं, लेकिन इसने भी एक चाल खेल दिया, इसने रजिया सुल्तान ने ये क्या कर दिया, उससे शादी कर लिया। ये भी बहुत चालू था। तो 1240 में जब वो लौट रहा था उधर से, कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। तो बोलता है इराको द्वारा किया गया था, कुछ बोलता है इसका चाल था, लेकिन जो भी था रजिया मतलब सुल्तान बनने के लिए लायक था वो, बशर्ते उसमें एक गुण क्या था, बशर्ते उसका जो सबसे दुर्भाग्य था वो लड़की था। अगर लड़का रहता तो अच्छा शासक रहता वो। तो इसके रजिया के बारे में जाने, कब मरा था, 1940 में मरा था। इसने किससे शादी किया था, सॉरी 1240 में मरा था, अल्तुनिया से किया था। तो ये ध्यान रखें रजिया सुल्तान के बारे में। आप देखे थे इल्तुतमिश का उत्तराधिकार में तो हम बताए थे कि उसको किसको बनाया था, रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया। इल्तुतमिश का पुत्र था, उसके बाद इसको हटाइए दिया। जो कौन बना था, रजिया बना था। ये कब रहा था, 36 में बैठा, 36 से हटा दिया, 36 से 40 तक रहा था। इल्तुतमिश की ये पुत्री था। उसके बाद आराम शाह, ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था, ये भी आरामे करने चला गया। उसके बाद कौन बना था, अलाउद्दीन महमूद शाह, इसको बोलता है रुकनुद्दीन फिरोज का ये पुत्र था। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, यह इल्तुतमिश का जो था ना पोता था। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब ये शासक बना गया। तो यहाँ रजिया तक पढ़ रहे हैं, अब इसका पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड, अब पढ़ेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह का। तो इसका शासनकाल था 1246 से 1266 के बीच था। देखिए रुकनुद्दीन महमूद शाह दिल्ली के सुल्तान का 8वां शासक बना। ये धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, मतलब ये धर्म से मतलब ज्यादा लगाव रखता था। ये कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सीकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर, जो कॉपी होता था बेचकर अपना जीवन यापन करता था। तो पूछेगा इसमें दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था, सुल्तान था, जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये किसने करता था, नसरुद्दीन महमूद ने करता था। देखिए नसरुद्दीन महमूद का ही शादी हो जाता है उससे, बलबन से करा देता है और बाद में बलबन शासक बन जाता है। इसको जानेंगे। देखिए बलबन को अपना वजीर बनाया, मतलब प्रधानमंत्री होता है वजीर मतलब। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ से करा दिया और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। तो उसके बाद शासक कौन बनाता है, बलबन बनता है। इसका ही चाल था मतलब इसका बलबन का। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता है गुलाम वंश में, इसमें सबसे शक्तिशाली शासक था ये बलबन तक ही था। उसके बाद इसका अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर हो जाता है। तो बलबन के बारे में अच्छा से हम जान लेते हैं। तो इसमें देखिए बलबन ईरान का रहने वाला था। ये कहाँ का था, ईरान का था, रहने वाला था। वो उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया, मतलब ईरान में जैसा परंपरा चलता था उसी के अनुरूप यहाँ भी ये बनाना चाहा। अब देखिए इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया। देखिए नवरोज जो त्यौहार है ये पारसियों का है, किससे है, पारसियों का है। और इसने दरबार में सजदा और पैगोश की परंपरा का शुरुआत किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पूछेगा किसने सजदा और पैगोश परंपरा का शुरुआत किया था। तो किसने किया था, बलबन ने किया था। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों का प्रथा का स्टार्ट किसने किया था, बलबन ने किया था। देखिए इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई अथवा ईश्वर का प्रतिनिधि, ये बोलता है ईश्वर ने हमको भेजा यहाँ पे शासन करने के लिए। और जिल्ले अल्लाही ईश्वर की छाया बताया। ये किसने बताया था, ये बलबन ने बताया था। उसके बाद इसने रक्त और लव नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। देखिए इसने बोलता है अगर जो भी नहीं माने उसको क्या करना है, उस पर मतलब हमला करना है, मतलब उसका खून बहाना है और शासन करना है। एक और आप पढ़े होंगे 10वां में, लव और रक्त नीति का अवलंबन एक और ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। जब जर्मनी का एकीकरण कर रहा था उसमें इसने किया था,
ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने किया था? ये ब्लड एंड आयरन, तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जो प्रशा का शासक था, प्रशा पहला विश्व का ऐसा मतलब प्रांत था, राज था, जो मतलब शिक्षा को अनिवार्य किया था, पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसने भी अपनाया था लौ एवं रक्त नीति, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मतलब जो नहीं माने जो राज उसको खून बांधना है। उसके बाद बलबन ने दल दल चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि हम बताए थे इल्तुतमिश ने जब 40 दल का गठन किया था, उसमें 40 सरदार रहता था जो सबसे श्रेष्ठ होता है, तो उसमें मतलब उसी का था एक बलबन। इसीलिए बलबन ने सोचा कि अगर कोई और मतलब सुल्तान बन सकता है, इससे श्रेष्ठता हो सकता है, इसीलिए चालगामी जो था तुर्क के चालीसा उसको मतलब विघटित कर दिया था। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसने क्या कर दिया, बलबन ने विघटित कर दिया, ताकि कोई दूसरा फिर ना बन सके। तो ये ध्यान रखना। देखिए बलबन को जो उलो खां का उपाधि दिया था, ये किसने दिया था? उसका दामाद ने दिया था, रुकनुद्दीन फिरोज ने दिया था। तो ये ध्यान रखना है, उसी ने इसको दिया था। सॉरी, रुकनुद्दीन महमूद ने दिया था, किसने दिया था? उसका दामाद रुकनुद्दीन महमूद शाह ने ही इसको दिया था, मतलब उलू खां का उपाधि। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, बलबन के बाद अगला शासक कैकुवार बना, जो कि अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक, ये तो बताए थे, शमसुद्दीन कैमूरता यही बना था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी। तो उसके बाद कौन बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद इसको भी हत्या करके बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो हम उसके बाद जो आता है, इसका बाद जो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश जो आता है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अब चलते हैं प्रीवियस प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो बताइए किसकी थी? उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ताकि अच्छा से याद हो। उसके बाद बताइए, इल्तुतमिश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, नसीरुद्दीन का था, उसके बाद बलबन का था। अभी बताए थे जो ये रजिया सुल्तान था, ये किसका पुत्री था? ये इल्तुतमिश का था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको जब ये जिंदा था, तो सब मतलब जितना भी एक सुल्तान में गुण होता था, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब कुछ सिखाया था। लेकिन इसका एक सौभाग्य क्या था, दुर्भाग्य क्या था? ये लड़की था। अगर लड़का रहता तो अच्छा शासन करता। उसके बाद देखिए दूसरा, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन सा है? तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? जो लाखों का दान देने वाला, ये कुरान खान इसको बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? बाबर, अकबर, उसके बाद कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश। तो आप जानते हैं किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कुरान खान भी कहा जाता है, क्योंकि इसको मुजवानी ही कुरान याद था। तो लाख बख्श और कुरान खान किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने चैगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई? मतलब उसका जो मृत्यु हो गया था, चैगान या पोलो खेलते समय हो गया था। बताइए किसका हुआ था? बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक। तो किसका हो गया था? कि इसका भी क्या हो जाए, करेक्ट आंसर ये हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी का 1210 में इसका मृत्यु हो गया था चैगान खेलते समय। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था गुलाम वंश का संस्थापक जो 1206 में किया था? तो आप जानते होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब बताइए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य को किसने, कुतुब मीनार के कार्य को किसने किया था? तो कुतुब मीनार का कार्य का पूरा किसने किया था? तो बताइए, तो किसने किया था? ये क्या था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन इसके समय भी क्या हुआ था, जो इसमें और जो बिल्डिंग मतलब जो गिरा था, इसको जो लास्ट में किया था, वो क्या था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसको मतलब पूरा किया था, जब से बिजली गिर गया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो किसने चलाई थी इक्तादारी? तो बताए थे इक्तादारी प्रथा होता था, इसमें क्या होता था, मतलब वेतन के बदले ही जागीर दिया जाता था। तो हर सही से देखिए इक्ता होता है और सही से इल्तुतमिश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो दिखाए थे, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो किसने कराया था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने कराया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कितने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित हैं? तो कौन सा है, मतलब जो गुलाम वंश से संबंधित हैं? तो बताइए इसमें कौन सा है? इल्तुतमिश है, उसके बाद हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां है। तो आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश हो गया, आराम शाह हो गया, कुतुबुद्दीन हो गया, ये सब गुलाम वंश, ममलूक वंश या दास वंश में से संबंधित रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन था? तो बताइए कौन था? रजिया था, उसके बाद मुमताज़ था, नूरजहाँ था, इनमें से कोई नहीं था। आप सबको बताए थे जो ये था वो कौन था? वो रजिया सुल्तान था। तो इल्तुतमिश की बेटी था, यही था रजिया सुल्तान, जिसका मृत्यु कब हुआ था? ये 40 में हो गया था, कैथल में 1240 में हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम इसमें करा दिया। अगर इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और कोई टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।